हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 5 नवंबर और जो आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक रहेंगे उसमें सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे। आईएमटी, त्रिलात और साथ ही सेंटर ने अभी किसके यूज़ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। ग्लाइकोफोसेट, ये एक तरह का क्या है, हर्बिसाइड है। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी सेंटर ने क्या है, इसके यूज़ के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया और क्यों लगा दिया उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और ऊपर से अभी 3 नवंबर को रिसेंटली पहला वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे सेलिब्रेट किया गया था। तो इंडिया के अंदर कितने हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, सब कुछ देखेंगे। ओके, सबसे पहली न्यूज़, सेंटर रेस्ट्रिक्शन यूज़ सेंटर रेस्ट्रिक्ट्स यूज़ ऑफ ग्लाइफोसेट। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज़ रेस्ट्रिक्टेड द यूज़ ऑफ ग्लाइफोसेट, कि भाई इसके यूज़ के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, जो कि एक तरह का हर्बिसाइड था। और लगाया भी क्यों, क्योंकि इसके जो बाद में परिणाम निकल के आ रहे थे ह्यूमंस और एनिमल्स के ऊपर, वो काफ़ी खतरनाक थे। द न्यू नोटिफिकेशन मैंडेट्स दैट all certificates of registration for the chemical that the company have to get for its manufacture or sale have now to be returned to the registration committee, कि भाई जिन जिन के पास इसके सर्टिफिकेट थे जो या फिर रजिस्ट्रेशन के जो पेपर्स थे जिनके द्वारा वो इसको मैन्युफैक्चर करते थे, सेल करते थे, तो वो है ना अब रजिस्ट्रेशन कमेटी को कंपनी के द्वारा रिटर्न करने पड़ेंगे। और जो ऐसा नहीं करेगा उनके खिलाफ एक्शन होगा। कौन सी एक्ट के तहत? इंसेक्टिसाइड एक्ट ऑफ 1968। ग्लाइफोसेट है क्या? एक तरह का हर्बिसाइड है। 1970 के अंदर इसका डेवलपमेंट हुआ था, 1970 के अंदर। हर्बिसाइड इज़ एन एजेंट, यूजुअली एक तरह का केमिकल होता है जो कि अनवांटेड प्लांट्स है उनको किल करता है, उनको रोकता है आगे बढ़ने से। ठीक है, सच एज रेजिडेंशियल और एग्रीकल्चर वीड्स और इन्वेजिव स्पीसीज। इट्स नेम इज़ एन फोस्फोनोमिथाइल ग्लाइसिन। तो ये इसका जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड साइंस जो सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जो इसका साइंटिफिक नेम है वो ये है, एन फोस्फोनोमिथाइल ग्लाइसिन। इसकी एप्लीकेशन कि भाई इसका यूज़ क्या है, जो प्लांट्स को, जो अनवांटेड प्लांट्स है या फिर वीड्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए। इंडिया के अंदर इसका यूज़ कहाँ होता है? मोस्टली इसका यूज़ होता था टी प्लांटर्स के द्वारा। ठीक है, पिछले 20 साल से। तो इट हैज़ अ वेरी गुड मार्केट साइज इन द टी सेक्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड असम। असम और वेस्ट बंगाल के अंदर इसकी बिक्री काफ़ी ज़्यादा होती थी, क्योंकि वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा टी का प्लांटेशन होता है। ठीक है, चाय के बागान जो आपने देखे होंगे। और कॉफ़ी के मोस्टली होते हैं साउथ के एरिया के अंदर, जो वेस्टर्न घाट्स हैं मेनली वहाँ पे। Presently its consumption is highest in Maharashtra, as it becoming a key herbicide in the sugarcane, maize and many fruit crops। कि भाई जो अभी इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे हो रहा है? महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। कौन सी क्रॉप्स के ऊपर हो रहा है? शुगर केन हो गया, मक्का, मेज़, है ना, और काफ़ी जो डिफरेंट वैरायटी के फ्रूट्स होते हैं उनकी फसल के ऊपर भी इसका यूज़ हो रहा है। तो वहाँ से है ना, ये हमारे जो फूड वेब है, फूड चेन है, उसके अंदर आ जाते हैं और वहीं से हमारे बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ये काफ़ी बड़ा नुकसान क्रिएट करते हैं। देखो, इनको बनाया क्यों गया था? ताकि अनवांटेड प्लांट्स को हम ख़त्म कर सके, जिनको हम कभी कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही करते हैं। लेकिन ये जा कहाँ पे रहे, अब लोग इसका यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं? खाने की चीज़ों पे। तो सीधी सी बात है, उसका फिर हमारे ऊपर जो है काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और वो इफ़ेक्ट क्या होगा उसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, ये एक तरह से किसको इफ़ेक्ट करता है? देखो, ये कैंसर की बीमारियाँ बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब उसको बढ़ाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ख़राब कर देता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी और इम्यूनोटॉक्सिसिटी इसको बढ़ावा देता है। तो इससे क्या है, हमारी डेथ होनी पक्की है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। समटाइम इसके सिम्टम्स क्या है? बॉडी के अंदर इरिटेशन होना, सूजन आ जाना, स्किन का बर्निंग होना, कि ऐसे जला जला सा फील होता है ना, इरिटेशन सी होती है स्किन के अंदर, गले की और जो नेसल डिस्कम्फर्ट होना, और टेस्ट का थोड़ा सा बिगड़ जाना, आँखों का विजन कमज़ोर हो जाना। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। 35 कंट्रीज़ ने इसके यूज़ के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया इसके यूज़ पे, जिसके अंदर श्रीलंका, नीदरलैंड, फ्रांस, कोलंबिया, कनाडा, इजराइल, अर्जेंटीना भी शामिल है। इलीगल यूज़ की बात करें तो सीधी सी बात है, इसको अप्रूव किस लिए किया गया था? सिर्फ और सिर्फ टी प्लांटेशन और नॉन प्लांटेशन एरिया के अंदर, कि जहाँ पे चाय के बागान है और या फिर कोई खाली ऐसी जगह है जहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ के अनवांटेड प्लांट्स या फिर खरपतवार ज़्यादा उठ गई हो,
तो वहाँ पे इसको स्प्रे करने के लिए। लेकिन बाद में इसका यूज़ कहाँ पे, पूरी इंडिया में होने लग गया, है ना। और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ की फसल्स के ऊपर होने लग गया, शुगर केन हो गया, मक्का हो गया, फ्रूट्स वगैरह के ऊपर भी इसका यूज़ होने लग गया। 2020 की जो स्टडी थी पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क ऑफ इंडिया ऑन अ स्टेट ऑफ ग्लाइफोसेट यूज इन द कंट्री हैड वरिंग फाइंडिंग। ग्लाइकोफोसेट वाज बीइंग यूज्ड इन मोर देन 20 क्रॉप फील्ड्स, कि भाई जो 20 जो क्रॉप फील्ड्स हैं उनके ऊपर इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने लग गया था। इससे थ्रेटन क्या है, थ्रेटन्स एग्रो इकोलॉजिकल नेचर ऑफ फार्म्स, कि भाई एक ये नॉन डेजिग्नेटेड एरिया के अंदर अगर इसका हम यूज़ करेंगे तो सीधी सी बात है ये हमको ही नुकसान पहुँचाएगी। अब बात करते हैं रोनाल्डो की फ़ोटो यहाँ पे क्यों लगा दी मैंने, तो इसको देखेंगे। फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव, इस वजह से, ठीक है ना। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसने एक MOU मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये साइन किया है, किसके साथ, फीफा के साथ, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन इस, और साथ ही साथ इंडियन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इन दोनों फेडरेशंस के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक मेमोरेंडम अपना साइन किया है, ठीक है, जिसके अंदर जो फुटबॉल फॉर स्कूल से इस इनिशिएटिव को बढ़ावा देंगे। तो ये है क्या, एक तरह से ये फुटबॉल फॉर इनिशिएटिव प्रोग्राम इज ए स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसलेटिंग प्राइम मिनिस्टर विजन ऑफ मेकिंग स्पोर्ट्स अ वे ऑफ लाइफ एज वेल एज क्रिएटिंग ए वेल राउंडेड सिटीजन, कि भाई एक तरह से आपको जीने का मतलब एक मकसद प्रोवाइड करना, ठीक है, एक नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना थ्रू गेम्स। तो उस चीज़ को स्पोर्ट्स के थ्रू आपकी क्या है ना, जो वे ऑफ लिविंग है उसको सुधारना। तो इस तरह की चीज़ों को ये बढ़ावा देता है। इट एम्स टू एम्पावर 25 मिलियन यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स इन इंडिया थ्रू स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग। देखो सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स के जो मैंने देखे हैं, जो फुटबॉल के ज़्यादातर बच्चे कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब जिनकी रुचि ज़्यादातर है, मैंने देखा है मेरे पर्सनल व्यू से अगर मैं बताऊँ तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा रहते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर, है ना। तो वहाँ पे आपने देखा भी होगा जितने भी नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं मोस्टली प्रेफर करते हैं फुटबॉल को खेलना, और उसके अंदर वो बेस्ट भी है। इट एक्सप्रेस द स्पिरिट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्पावर्स लर्नर बॉयज़ एंड गर्ल विद वैल्यूएबल लाइफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, empower and provide coach educators with training to deliver sports and life skill activities, build a capacity of stakeholders like school, member association, public authorities to deliver training in life skill through football, कि भाई फुटबॉल वगैरह के अंदर बच्चों को ट्रेन करना, ठीक है, जिससे वो आगे खेलों के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर और ज़्यादा रुचि दिखाएं। Strengthen the cooperation between the government and participating school to enable partnership, alliances and intersectoral कोलैबोरेशन, कि भाई आपस में गवर्नमेंट और जितने भी स्कूल्स हैं आपस में मिलके आगे क्या करें, पार्टनरशिप करें, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या करें, गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाया जाए। तो इस तरह की चीज़ों में बच्चों को और इनकी स्पोर्ट्स के अंदर क्या है रुचि बढ़ेगी। फीफा की बात करें तो फीफा है क्या, फीफा इज़ द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल इन द वर्ल्ड, जैसे कि ICC है क्रिकेट की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो ऐसे ही फुटबॉल की क्या है, फीफा है ना। इट इज़ एन इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, फुटसल और बीच सॉकर, इन 3 गेमों की जो सबसे बड़ी जो बॉडी है गवर्निंग, जो इसको संभालती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो मैचेस करवाती है, वर्ल्ड कप करवाती है रिलेटेड टू फुटबॉल और फुटसल और बीच सॉकर से रिलेटेड, तो उसकी जो गवर्निंग बॉडी कौन सी है, फीफा है। फीफा एक तरह की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फाउंडेशन 1904 के अंदर हुआ था, ठीक है, और लॉन्च किया गया था ओवरसीज़ इंटरनेशनल कंपटीशन अमोंग द नेशनल एसोसिएशन ऑफ बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड। तो इन जो देश थे इनके अंदर क्या है ना इंटरनेशनल कंपटीशन करवाए जाए, उस उपलक्ष्य में इसका फाउंडेशन हुआ था। लेकिन जो अभी इसके मेंबर नेशन है वो कितने हो गए, 211। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जूरिच के अंदर, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि फुटबॉल को इंटरनेशनली प्रमोट किया जाए, है ना, और इंटीग्रिटी और फेयर प्ले के चांसेस दिए जाए। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, कि भाई इंटरनेशनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाए, वर्ल्ड कप करवाया जाए, है ना। मेंस के वर्ल्ड कप कब स्टार्ट हुए थे, 1930 के अंदर, और वुमेंस के जो वर्ल्ड कप स्टार्ट हुए थे 1991 1991 के अंदर।
इट इज़ एफिलिएटेड विद इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी, उनके द्वारा इसको एफिलिएट किया गया है ना, कि भाई वो क्या कहते हैं, एफिलिएशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, मान्यता दी गई है ना। इट इज़ ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटिंग द रूल ऑफ फुटबॉल, कि भाई फुटबॉल के गेम से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो कौन सेट करता है, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड। ओके। 6 रीजनल कॉन्फ्रेंस एफिलिएटेड विद फीफा, फीफा के साथ कौन सी जो 6 रीजनल कॉन्फिड्रेशन है जिनके वो फीफा ने मान्यता प्राप्त दे रखी है, ठीक है, कि भाई वो फीफा के बिहाफ पे अपना जो जो रीजनल गेम्स हैं उनको क्या करवा सकती है, ऑर्गेनाइज करवा सकती हैं। द एशियन फुटबॉल कॉन्फिड्रेशन AFC इज़ द गवर्निंग बॉडी फॉर एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कॉन्फिड्रेशन फॉर अफ्रीकन फुटबॉल, तो ऐसे ही करके ये नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका की है। और फिर उसके बाद कौन सी है, न्यूजीलैंड और साउथ अमेरिकन फेडरेशन है। फिर यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल UEFA, तो ये यूरोप की है। अब बात करते हैं AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज करती है, मैनेज करती है जो भी फुटबॉल के गेम्स हैं उनको एसोसिएट करती है इंडिया के अंदर। इट एडमिनिस्ट्रेट्स द रनिंग ऑफ इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम एंड आल्सो कंट्रोल द आई लीग, इंडियाज़ प्रीमियर डोमेस्टिक क्लब कंपटीशन, इन एडिशन टू वेरियस अदर कंपटीशन एंड टीम्स। इसका फाउंडेशन 1937 में हुआ था और इसको फीफा का एफिलिएशन कब ग्रांट हुआ था, 1948 में, जैसे ही भारत को आज़ादी मिल गई थी 1947 में, उसके बाद में। इसका ऑफिस कहाँ पे है, द्वारका, न्यू दिल्ली के अंदर। और इंडिया एक तरह से फाउंडिंग मेंबर था किसका, एशियन फुटबॉल कॉन्फिड्रेशन, जो कि 1954 के अंदर हुई थी, जो ये रही एशियन फुटबॉल कॉन्फिड्रेशन। अब बात करते हैं IMT ट्रिलैट की। ये क्या है, एक तरह से इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया था, एक पहला ऐसा एडिशन हुआ था जिसके अंदर इंडिया, मोज़ेम्बिक्यू और तंजानिया, इन तीनों देशों की जो नेवी है इसने आपस में पार्टिसिपेट किया था एक जॉइंट मरीन टाइम एक्सरसाइज के अंदर। कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी दार एस सलाम, जो कि तंजानिया में है। ओके, इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इंडिया की तरफ से कौन कौन सी चीज़ों ने जो हमारे लाइक, सबसे पहले तो कौन सी थी, गाइडेड मिसाइल फ्रीजेट थी, फिर INS तरकाश था, साथ ही चेतक हेलीकॉप्टर, और ऊपर से जो हमारी मार्कोस कमांडो टीम है उसने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। मतलब एक तरह से ये बैच गया था यहाँ से उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई कैपेबिलिटी डेवलपमेंट हो, टू एड्रेस द कॉमन थ्रेट थ्रू ट्रेनिंग एंड शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, एनहेंसिंग इंटरऑपरेबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग मरीन टाइम कोऑपरेशन। और सिग्निफिकेंस देखो, हम है ना, क्या है कि हमारी कुछ एक्सरसाइजेज हैं और कुछ इनिशिएटिव है, लाइक सागर हो गया, जिसके अंदर क्या आता है, जो इंडियन ओशियन रीजन है ना, उसके अंदर सेफ्टी और ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो इन ऐसे इनिशिएटिव को बढ़ावा मिलता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। ये अभी रिसेंटली पहली बार स्टार्ट किया है और 3 नवंबर इसका डे रखा गया है कि हर साल 3 नवंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, द इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। 2022 इसी साल से हमने स्टार्ट किया था ये मनाना। November 3 will be the first International Day of Biosphere Reserve to be celebrated beginning 2022. The World Network of Biosphere Reserve was formed in 1971 as a backbone for the biodiversity conservation, ecosystem restoration and living in harmony with nature. कि भाई जो ये वर्ल्ड नेटवर्क था बायोस्फीयर रिजर्व का, ये क्यों बनाया गया था, ताकि हम बायोडाइवर्सिटी, जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं उनको कंजर्व कर सके, है ना, उनका एक एरिया फिक्स कर सके भी, इस एरिया के अंदर किसी भी तरह की क्या है ना ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम से कम हो, ठीक है। और फिर उससे क्या हेल्प मिलती है, इकोसिस्टम भी रेस्टोर होता है ना, और हम भी अपनी पीस से नेचर के साथ में रह सकते हैं बिना उसके साथ छेड़खानी किए। तो जितने भी जंगली जानवर है वो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर रहते हैं और उसके आउटर साइड एरिया के अंदर हम रहते हैं, तो हमारा उनसे इंटरेक्शन भी कम होता है। इससे वो भी अपने एरिया के अंदर अच्छे से रह सकते हैं और हम भी अपने एरिया के अंदर रह सकते हैं।
देयर आर नाउ 738 प्रॉपर्टीज़ इन 134 कंट्रीज़, कि 738 ऐसी प्रॉपर्टीज़ है 134 देशों के अंदर, जिनके अंदर 12 तो भारत में है, 4 श्रीलंका में है और 3 मालदीव्स में है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये 3 ऐसे देश हैं जिनकी कोई भी बायोस्फीयर अभी तक नहीं है। इन साउथ एशिया के अंदर देखा जाए तो 30 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व है। द फर्स्ट वन वॉज द हुरुलू बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि श्रीलंका में है, जिसका एरिया कितना है 25,500 हेक्टेयर। इंडिया के अंदर जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जो यूनेस्को के द्वारा जिसको डेजिग्नेट किया गया था, उसका क्या नाम था, द ब्लू माउंटेन्स ऑफ नीलगिरीज, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला के एरिया के अंदर फैला हुआ है। ऑल बायोस्फीयर रिजर्व आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड साइट ऑन लैंड, एट कोस्ट और इन द ओशियन। गवर्नमेंट अलोन डिसाइडेड विच एरिया टू बी नॉमिनेट, कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है, जो नेशनल गवर्नमेंट होती है, वो कुछ एरिया को नॉमिनेट करके किसके पास भेजती है, यूनेस्को के पास। फिर यूनेस्को देखता है कि भाई जो क्राइटेरिया हमने बना रखे हैं किसी भी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व को के अंदर डालने के लिए, अगर वो उन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है तो फिर यूनेस्को उसको क्या कर देता है, डेजिग्नेट करता है। और लेकिन जो उसकी देख रेख है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए यूनेस्को को, वो किसको फॉलो करने पड़ते हैं, जो भी कंट्री है जिस देश की, मान लो जैसे कि हमारी कंट्री है, तो जो हमारी गवर्नमेंट है उन रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करेगी स्ट्रिक्टली। मतलब एक तरह से यूनेस्को फिर वॉच डॉग की तरह काम करता है, वो बस ऊपर से देखता है कि सारे रूल्स सही से फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। बिफोर अप्रूवल बाय यूनेस्को द साइट आर एक्सटर्नली एग्जामिन, इफ अप्रूवल दे विल बी मैनेज बेस्ड ऑन अ प्लान reinforced by credibility checks while remaining under the sovereignty of their नेशनल गवर्नमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया था। फैक्ट की बात करें तो स्पेन का जो एरिया है 5,06,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जिसके अंदर पॉपुलेशन कितनी है 47.4 मिलियन, इज़ वन ऑफ द लीड पार्टिसिपेटिंग इन WNBR। WNBR क्या है, जो अभी हमने पढ़ा था, द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। करंटली 53 प्रॉपर्टीज़, इस देश के कितने एरिया बायोस्फीयर रिजर्व में तब्दील हो रखे हैं, करीबन 53। आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ ओनली 12 आर इंक्लूडेड इन वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क। जो हमारे जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं कंट्री के खुद के, उनमें से 12 जो हैं वो यूनेस्को के द्वारा क्या करे गए हैं, यूनेस्को के द्वारा उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है। ठीक है, उनके नाम यहाँ पे नीलगिरी को सबसे पहले किया गया था, जैसे हमने पढ़ा 2000 के अंदर। फिर गल्फ ऑफ मन्नार 2001, सुंदरबन 2001, नंदा देवी जो कि कहाँ पे उत्तराखंड में है 2001, नोकरेक 2009, फिर पंचमढ़ी 2009 और सिमलीपाल 2009, अचानकमर अमरकंटक 2012, फिर ग्रेट निकोबार 2013, अगस्त्यमलाई 2016, कंचनजंगा 2018 और फिर लास्ट पन्ना 2020। तो यहाँ पे ये नाम भी दे रखे हैं, आप स्टेट वाइज देख सकते हो कौन सा कहाँ पे है। तो ये थी आज की क्लास। देखो मैं क्लास के अंदर है ना ज़्यादा बातें नहीं करता, काफ़ी टीचर्स मैंने देखे हैं काफ़ी लंबा टाइम वो निकाल देते हैं वीडियो की लेंथ बनाने में, जो कि मेरे को सही नहीं लगता। आपका हर एक मिनट कीमती है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। और आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई भी इशू हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कोई भी फीडबैक देना हो तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा ज़रूर। टेलीग्राम पे इसकी PDF मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और हाँ, वन मोर थिंग, UPSC से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं और जितनी भी NCERTs हैं, उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। अगर किसी को परचेज़ करनी है तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।